नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इन 67 सालों में प्रदेश ने कई ऊंचाइयों को छुआ है। कुछ बड़े काम हुए हैं और कुछ आने वाले वक्त में होने वाले हैं। तो चलिए मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर देखते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश ने किन क्षेत्रों में प्रगति की गाथा लिखी और किन क्षेत्रों में तरक्की का नया अध्याय लिखने जा रहा है। स्थापना के 67 साल पूरे कर चुके देश के दिल यानी कि मध्य प्रदेश ने विकास की लंबी यात्रा तय की है। संस्कृति से समृद्ध इस सूबे ने हर क्षेत्र में तरक्की का एक नया आयाम स्थापित किया है। खेती, इंफ्रा, ट्रांसपोर्ट, शिक्षा और स्वास्थ्य समेत तमाम सेक्टर में तेजी से तरक्की करता मध्य प्रदेश अब देश की इकोनॉमी में बड़ा योगदान दे रहा है। मोदी गवर्नमेंट का टारगेट देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का है, तो सूबे की शिवराज सरकार का इरादा इस बड़े लक्ष्य में बड़ा साथ देने का है। इस लक्ष्य के साथ काम कर रहा मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में निवेश के जरिए एक बड़ी क्रांति की तैयारी में जुटा है। विकास को रफ्तार देने में एक बड़ा रोल होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, और इंदौर में मेट्रो के साथ साथ इस दिशा में सूबा एक बड़ा कदम बढ़ाने जा रहा है। करीब 7,000 करोड़ की लागत का मेट्रो प्रोजेक्ट 2023 तक पूरा हो सकता है। आने वाला वक्त ऐसा होगा जब सिर्फ इंदौर में ही नहीं बल्कि सूबे के कई शहरों में मेट्रो दौड़ेंगी। सिर्फ मेट्रो ही नहीं बल्कि बीते सालों में कई बड़ी उपलब्धियां शिवराज सरकार के खाते में दर्ज हैं। यही भोपाल मेट्रो का वो प्रोजेक्ट है जिस पर तेजी से काम चल रहा है। हम इस वक्त भोपाल के उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर मेट्रो प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। भोपाल और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट सरकार के 2 बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अगले साल तक पूरा होने की उम्मीद है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, बात करें या अन्य क्षेत्रों की बात करें, वहाँ काम तेज़ी से चल रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मेट्रो की जो लाइन है वो काफ़ी हद तक बिछ चुकी है और जो पिलर्स हैं वो खड़े किए जा चुके हैं। ये जो जानकारी है उसके मुताबिक अगले साल 2023 सितंबर तक प्रोजेक्ट के पूरा होने का अनुमान है और ये माना जा रहा है कि तब तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। और इस तरीके के कई और ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर मध्य प्रदेश में काम चल रहा है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार सीएम राइज स्कूल बना रही है। 2519 करोड़ की लागत से 69 सीएम राइज स्कूल बनाए जा रहे हैं। करीब 800 करोड़ की लागत से उज्जैन में बना महाकाल कॉरिडोर धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बन चुका है। करीब 198 करोड़ की लागत से ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची विशालकाय प्रतिमा स्थापित की जा रही है। जल जीवन मिशन के तहत 26 महीनों में 52 लाख घरों में पेयजल पहुंचा है। अलग अलग योजनाओं में किसानों के खाते में 1,72,000 करोड़ सिर्फ 2 साल में ट्रांसफर किया गया। अब तक 24,10,000 से ज्यादा आवास बन चुके हैं। सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े प्रोजेक्ट पर काम जारी है। सांची को पहली सोलर सिटी बनाने पर भी काम जारी है। इन सब के अलावा कूनो में अफ्रीकन चीतों को लाया गया है, जो न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। भारत की भूमि से लुप्त हो चुके एक बार फिर से कूनो में रफ्तार भर रहे हैं। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में टाइगर स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश की पहचान स्थापित हो चुकी है। रोजगार के क्षेत्र में ग्लोबल स्किल पार्क समेत तमाम संभावनाओं पर सरकार काम कर रही है। मध्य प्रदेश को खेलो इंडिया जैसे बड़े आयोजन की जिम्मेदारी भी मिली है। मेडिकल की पढ़ाई हिंदी माध्यम से शुरू करने वाला पहला राज्य बनकर मध्य प्रदेश ने एक और इतिहास रचा है और जल्द ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होने की उम्मीद है।
शरद श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। हमारा मध्य प्रदेश 67 साल का हो गया है। इस दौरान प्रदेश ने कई चुनौतियों का सामना किया और विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ भी है। किसी भी राज्य के शासन की सफलता का अनुमान जड़ता की खुशी और उसकी संतुष्टि से लगाया जाता है। एमपी सरकार ने भी कई योजनाएं चलाई हैं जिनसे प्रदेश की खुशहाली आई है। मध्य प्रदेश ने 67 साल की यात्रा तय की है। ये सफर उम्मीदों और उपलब्धियों का है। मध्य प्रदेश देश का दिल है और ये दिल हर प्रदेशवासी के लिए धड़कता है। बीते सालों में मध्य प्रदेश शासन ने गरीबों के उत्थान के लिए कई कदम उठाए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। इसके तहत बीपीएल रेखा के नीचे आने वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सुविधाएं निःशुल्क मिलती हैं, जिससे कि वंचित वर्ग भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाए। इस योजना के लाभार्थियों के लिए शासन की ओर से नया सवेरा कार्ड भी जारी किया जाता है। 18 से 60 साल की आयु वर्ग और बीपीएल सूची में रजिस्टर्ड एमपी का कोई भी नागरिक योजना का लाभ ले सकता है। योजना की शुरुआत साल 2018 में शिवराज सरकार ने की थी और 2022 में संबल योजना 2.0 लॉन्च की गई। इसके तहत लाभार्थियों को अनुग्रह सहायता योजना, छात्रों को शिक्षा प्रोत्साहन, व्यवसाय के लिए उपकरण अनुदान, अंत्येष्टि सहायता, रोजगार प्रशिक्षण, सरल बिजली बिल, निःशुल्क चिकित्सा और प्रसूता सहायता जैसी सुविधा उपलब्ध की गई है। संबल योजना अद्भुत है, गरीबों का सचमुच में संबल है। और आज जब मैंने चर्चा की, आपने देखा कितनी ऐसी मेरी बहनें थी आकस्मिक दुर्घटना के कारण, बीमारी के कारण उनने अपने पति को खोया, अपने सहारे को खोया। हमने ऐसे माता पिता से भी बात की जिनके जवान बेटा किसी कारणवश नहीं रहे, एक्सीडेंट में मौत हो जाए, किसी भयंकर बीमारी से बीच में ही मृत्यु हो जाए, परिवार की हालत ऐसी हो जाती कि अब जाएं कहां, करें क्या। और इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, हमने मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, संबल योजना बनाई। आज मैं फिर कहना चाहता हूं और मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश के गरीब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, अब चिंता मत करना, संबल हमने फिर से शुरू कर दिए। शासन की तरफ से सबसे पहला तो मेरा मजदूरी कार्ड बना, उससे मुझे बहुत लाभ मिला है ना। मजदूरी की तरफ मतलब ठेकेदार की तरफ से जो भी हमको काम मिलता है, रोज़ाना मजदूरी मिलती है, राशन मिलता है, और जो भी सरकारी योजनाएं हैं गरीबों की वो सब प्राप्त हो रही हैं। परिवार का भरण पोषण ठीक से कर पा रहे हैं? जी, परिवार का पोषण भी अच्छे से हो रहा है। मजदूरी कार्ड बनने से बहुत लाभ मिला है। प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ बेहतरीन काम हुआ। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत प्रदेश की लाखों बेटियां लाभान्वित इससे हो रही हैं। योजना के तहत बेटियों को आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके साथ ही योजना का उद्देश्य प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार लाना है, समाज में बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करना, साथ ही कन्या भ्रूण हत्या, शिशु हत्या को रोकने और बाल विवाह को बंद करना है। इस योजना के कारण प्रदेश की कई बेटियों का जीवन भी बदला है। लाडली लक्ष्मी 2 लॉन्च करने के लिए मैंने अपनी बेटियों को बुलाया और बेटियों, इसके साथ साथ हमने तय किया है कि आज एक ऐप हमने बनाया है, लाडली ऐप ई संवाद। ये ऐप मैंने इसलिए बनाया है बेटियों कि जब जरूरत पड़ेगी तो ये अपना परिवार है, लाडली परिवार है कि नहीं अपना परिवार। तो जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी इस ऐप के माध्यम से मामा से बात कर पाओगी, संवाद कर पाओगी। बिल्कुल निश्चिंत हो गए हैं कि भविष्य में उसकी पढ़ाई के लिए दिक्कत नहीं होगी। सासू माँ का 50% बोझ कम हो गया है कि उसके स्वास्थ्य की, पढ़ाई की, शिक्षा की सब व्यवस्था में लाडली लक्ष्मी योजना में मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। के लिए भी सहायता इसके तहत दी जाती है,
उच्च शिक्षा के लिए दी जाती है। जी भैया। तो कितना आप एक तरीके से कहें कि फ्री महसूस कर रहे हैं इस योजना के तहत? जी बिल्कुल कर रहे हैं कि भविष्य में चलो कुछ मिलेगा तो हमें टेंशन नहीं है पढ़ाने के लिए, कि अगर बच्चे को कहीं पढ़ाना चाहेंगे तो बेफिक्र होकर हम पढ़ा सकते हैं। प्रदेश में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। सरकार आने वाले 1 साल में बड़े पैमाने पर सरकारी खाली पदों पर भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जैसे कार्यक्रमों को भी शुरू किया गया है। इसके तहत युवाओं को खुद के व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है। प्राइवेट सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश के लिए प्रदेश सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन भी इंदौर में करने जा रही है। एमपी को इंडस्ट्रियल हब बनाने की कोशिश है। हर एक सेक्टर की हमारी अलग अलग पॉलिसीज आपके पास। निवेश के लिए जो वातावरण चाहिए वो वातावरण मध्य प्रदेश में है। पहली चीज होती है जमीन की उपलब्धता। मैं फिर जोर देकर कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के पास 1,22,000 एकड़ से ज्यादा का तो लैंड बैंक आज तैयार है। अगर किसी को निवेश करना है तो 1 महीने के अंदर वो उंगली रखे कि यहां निवेश करना है, हम उसको जमीन अलॉट कर देते हैं। फिर इन्वेस्टर फ्रेंडली जो एक बात कही जाती है, मध्य प्रदेश में निवेश मित्र वातावरण है। चाहे हमारी ब्यूरोक्रेसी हो और चाहे राजनेताओं में स्वयं मुख्यमंत्री हूं, मैं अपने जैसे ही सबको मानता हूं। अब सरकार का फोकस मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने पर है, जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके हैं कि सरकार आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी और इसमें एमपी की भूमिका अग्रणी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर ग्वालियर का जिक्र भी जरूरी है। इस शहर की दरोदीवार में न सिर्फ रियासतों का इतिहास दर्ज है, बल्कि आजादी के बाद एक स्वर्णिम अध्याय भी यहां लिखा गया। जी हां, रियासतकालीन किलों के लिए दुनिया भर में पहचान रखने वाले ग्वालियर में एक महल ऐसा भी है जो स्वतंत्रता के बाद ऐतिहासिक पलों का साक्षी बना। देखिए आप भी। ग्वालियर की हवा अतीत का सुनहरा गीत गुनगुनाती है। यहाँ की दरो दीवारें खुद में समेटे हैं एक लंबा इतिहास। रियासत काल, गुलामी का दौर, आजादी की कहानी और स्वतंत्रता के बाद वो स्वर्णिम दौर। इतिहास के पन्नों में ग्वालियर का अध्याय अपनी एक अलग अहमियत रखता है। ग्वालियर का मशहूर किला, जिसकी अलग पहचान सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। लेकिन ये अकेली ऐसी विरासत नहीं जिसकी वजह से ग्वालियर की खास अहमियत है, बल्कि शहर की कई और इमारतें खुद में समेटे हैं एक समृद्ध इतिहास। इन्हीं में से एक है मोती महल। किसी जमाने में सिंधिया राज परिवार का सचिवालय रहा मोती महल आजादी के बाद विधानसभा भी बना। जी हाँ, मोती महल का निर्माण 19वीं शताब्दी में सिंधिया घराने के राजा जयाजी राव सिंधिया ने करवाया था। कहा जाता है कि मोती महल और जय विलास पैलेस का निर्माण एक साथ कराया गया था। जय विलास पैलेस जहां महाराजा के रहने की जगह थी, तो वहीं मोती महल को प्रशासनिक कामकाज की देखरेख के लिहाज से तैयार किया गया था। लेकिन एक और बात है जो मोती महल को इतिहास के लिहाज से बेहद अहम बनाती है। दरअसल 1947 में जब देश को आजादी मिली तो ग्वालियर को मध्य भारत की राजधानी बनाया गया। उस वक्त मोती महल में मध्य भारत की विधानसभा बनी थी। तब मध्य भारत में छोटी बड़ी 22 रियासतें शामिल थी। ये जीवाजीराव सिंधिया जो तत्कालीन महाराज थे, उन्होंने जयविलास पैलेस और मोती महल दोनों एक साथ बनाए थे। जयविलास पैलेस उन्होंने अपने निजी निवास के लिए बनाया था और मोती महल जो उनकी
सेक्रेटरीट था, उनका जो सचिवालय था, उनके जो दीगर तमाम सारे जो ऑफिस उनके अंतर्गत काम करते थे, उसके लिए बनाया था। आज़ादी के बाद जब रियासतों का विलीनीकरण हुआ और 22 रियासतें इस क्षेत्र में मिला के इसको मध्य भारत नाम दिया गया, और मध्य भारत बनने के बाद पहले मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी जी को जो शपथ दिलाई थी, वो जीवाजीराव सिंधिया जी ने ग्वालियर मोती महल में जो विधानसभा कक्ष एक है, जो पूरे सोने से उसकी लिपाई पुताई है और बहुत शानदार है, जो विधानसभा भवन कहलाया आज़ादी के बाद मध्य भारत में, वो बनाया गया। और उसके अलावा यहाँ दीगर तमाम सरकारी ऑफिस खोले गए जो बड़ी भारी संख्या में थे, क्योंकि मोती महल बहुत बड़ा है। अतीत के आईने में देखें तो जयाजीराव सिंधिया इसी मोती महल के अंदर मौजूद दीवाने आम और दीवाने खास में सामंतों के साथ बैठ के किया करते थे और रियासत की रीति नीति तय होती थी। मोती महल नाम की भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहते हैं सिंधिया राजाओं को मोतियों का राजा कहा जाता था। मोती महल इसका जो नाम पड़ा उसके पीछे ये था कि सिंधिया राजवंश के राजाओं को मोती वाले राजा के रूप में पूरे देश में और दुनिया में जाना जाता था, और लोगों ने इसको मोती महल कहना प्रारंभ कर दिया, और तभी से इसका नाम मोती महल पड़ गया। और ये मोती महल एक ऐतिहासिक इमारत के रूप में ग्वालियर में सामने आई। अपने नाम के मुताबिक मोती महल की खूबसूरती भी बेमिसाल है। दीवाने आम और दीवाने खास की खूबसूरती इस कदर है कि बस देखते ही लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। दीवारों पर बाकायदा मोती के आकार की बनावट है। कहा तो ये भी जाता है कि दीवारों और छत पर बनी कलाकृतियों पर सोने का पानी चढ़ा है। देखिए, ये पूरे भारतवर्ष में किसी भी महाराज द्वारा बनाया गया सर्वोत्कृष्ट और सबसे विशाल सेक्रेटरीट है। इसमें लगभग 400 से ज़्यादा तो हॉल हैं और सैकड़ों की संख्या में रूम हैं। इसके अलावा इसका दरबार हॉल है, इसमें पेंटिंग्स हैं जो, क्योंकि उस समय स्टूडियो नहीं थे, फोटोग्राफी नहीं थी, कैमरे नहीं थे, तो सिंधियाओं ने अपनी आर्काइव को सुरक्षित करने के लिए इसके ऊपर आप देखेंगे एक गैलरी है। उस गैलरी में सिंधिया महाराज का जो दशहरा का प्रोसेसन है वो निकल रहा है, वो अपनी आर्मी को परेड कर रहे हैं वो है, शिकार खेलने के विजुअल्स हैं। मोती महल के तीसरी मंजिल पर बना एक कमरा आज भी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। इस कमरे में बनी राग रागिणी कलाकृतियाँ इतनी जीवंत हैं कि लोग बस एक टक देखते रह जाएं। कमरे की दीवारों पर अतीत को बड़े करीने से दिखाया गया है। और खास बात ये, ग्वालियर घराना संगीत के लिए जाना जाता है और ग्वालियर घराने की विशिष्टता है संगीत में, वो पूरी 64 राग रागनियों को दीवार पर बाकायदा उकेरा गया है। और उससे ये भी साफ होता है कि किस भगवान की स्तुति में ये राग गाया जाता है, किस समय गाया जाता है और उस समय के क्या परिदृश्य होते हैं। ये पूरे के पूरे राग रागनी इस पर अंकित हैं, जो न केवल भारत बल्कि दुनिया की एक दुर्लभ जो है कलाकृतियाँ हैं। मोती महल का इतिहास अपने आप में बेहद खास है। यही वजह है कि इस खूबसूरत इमारत को सहेजने की कवायद चल रही है। सरकार पुराने वैभव को वापस लाने के लिए जीर्णोद्धार भी करवा रही है। ग्वालियर से न्यूज़ 18 के लिए सुशील कौशिक की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की धूम दिल्ली में भी नजर आई। इस मौके पर मध्य प्रदेश भवन में 5 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इसमें कपड़ों के साथ ही हस्तशिल्प कला का भी प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी के जरिए मध्य प्रदेश की संस्कृति और कला की झलक दिल्ली के साथ साथ अन्य राज्यों के लोगों को भी देखने को मिली। इस मौके पर एमपी के स्थानीय आयुक्त पंकज राग ने बताया कि स्थापना दिवस के कार्यक्रम में अन्य राज्यों के स्थानीय आयुक्त को भी बुलाया गया है। इसमें एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अलग अलग जिलों के उत्पाद प्रदर्शनियों को शामिल किया गया है। स्थापना दिवस पर हम लोगों ने दिल्ली में, जैसा आप देख रहे हैं,
एक मध्य प्रदेश के कला एवं उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें मृगनयनी, हस्तशिल्प, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, विंध्या वैली, माटी कला बोर्ड, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर इस प्रदर्शनी। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की धूम यहाँ दिल्ली में भी है। दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में यहाँ पर मध्य प्रदेश की संस्कृति को कपड़ों के जरिए और हस्तकला शिल्प के जरिए लोगों के सामने प्रदर्शित किया गया है। ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो सिल्क है, जैसे चंदेरी हुई, टसक सिल्क हुई, ये सब यहाँ पे उत्पाद मध्य प्रदेश के हैं। जो खासियत है वो है, और इन कपड़ों के ज़रिए असल में मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है, जो वहाँ की परंपराएं हैं, वो झलकती हैं कि कैसे लोग रहते हैं, उनकी संस्कृति क्या है, किस तरह का वेशभूषा है। वही सब चीज़ें यहाँ मध्य प्रदेश भवन में प्रदर्शित की गई हैं। और साथ साथ जो हस्तशिल्प का है वो भी है। ये वहाँ के मध्य प्रदेश के जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं वो सब चीज़ें हैं। हर जो खादी ग्राम उद्योग के खासकर जो उत्पाद हैं, ये चाहे इसमें आप या मुरब्बा या अचार, ये शहद और ये सब जो सौंदर्य प्रसाधन के सामान है, वो सब चीज़ें हैं यहाँ पर। ये आप ये खादी के कपड़े भी देख सकते हैं। ये सब कोटी है, शर्ट्स हैं, कपड़े हैं, साड़ी, ये सब तमाम तरह की जो चीज़ें हैं खादी से वो हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर जो ये हस्तशिल्प है मध्य प्रदेश का, उसका भी यहाँ पे नमूना पेश किया गया है कि कैसे वहाँ की हस्तशिल्प कला है, किस तरह से कि वो बनाते हैं, किस टाइप की बनाते हैं, वो सब चीज़ें, कला जो है वो यहाँ पे दर्शाई गई। और ये जो तो इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।